नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरएस मीन्स एथिक्स के सिलेबस और इसके जो पॉइंट हैं, डायरेक्ट पॉइंट पे बात करेंगे बिना इधर उधर की बातें किए हुए। चलो चलते हैं सीधे टॉपिक पे। दोस्तों, सबसे पहले अपना जो टॉपिक है वो है रित। ये आरएस के सिलेबस में दे रखा है, रित, ऋण, कर्तव्य आदि। तो रित क्या है? रित ऋग्वेद में वर्णित नैतिक, शाश्वत और अलंघनीय व्यवस्था है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड चलता है। ये विशुद्ध रूप से वैदिक धारणा है। प्रकृति, देवता, मनुष्य आदि सभी रित के नियमों का पालन करते हैं। रित के 3 क्षेत्र हैं: विश्व व्यवस्था, नैतिक व्यवस्था और कर्मकांडी व्यवस्था। अगली अवधारणा लेते हैं ऋण। ऋण क्या है दोस्तों? उपनिषदों में वर्णित आश्रम व्यवस्था के गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत व्यक्ति के 3 प्रकार के ऋण निर्धारित हैं: पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। ये एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि ऋण के बारे में बताइए, या ऋण से आप क्या समझते हैं। अगली अवधारणा लेते हैं कर्तव्य की अवधारणा। कर्तव्य क्या है? कर्तव्य उचित कर्म है जिन्हें करने में मनुष्य को नैतिक बाध्यता का अनुभव होता है। कर्तव्य की विशेषता क्या है? व्यक्ति स्वभावतः कर्तव्य करने से बचता है। इसमें बाह्य दबाव नहीं अपितु आंतरिक प्रेरणा होती है। कर्तव्य पालन में नैतिक अनुमोदन की भावना होती है। कर्तव्य को हम शॉर्ट में बात करें तो इसके 3 जो गुण हैं। कर्तव्य नैतिक शब्द हैं, उचित कर्म है और इसे करने में व्यक्ति नैतिक बाध्यता का अनुभव करता है। कांट के अनुसार कर्तव्य, कांट ने अपनी विचारधारा है उनके अनुसार कर्तव्य की अवधारणा दी। तो कांट क्या कहता है? मनुष्य को परिणाम निरपेक्ष होकर विशुद्ध कर्तव्य की चेतना से अभिप्रेरित होकर कर्म करना चाहिए। कर्तव्य की भावना पर आधारित कर्म ही नैतिक दृष्टि से मूल्य रखता है। सच्ची नैतिकता बाह्य आरोपित न होकर आत्मारोपित यानी अंतरात्मा की आवाज़ से जो कर्म करते हैं वही कर्तव्य हैं। अगली जो उदाहरण लेते हैं वह है शुभ। शुभ क्या है? नैतिक दृष्टि से अच्छे कर्म हैं वही शुभ हैं। उदाहरण: स्वास्थ्य, धन, ज्ञान। नैतिक मूल्यों में सर्वोपरि मूल्य जो अपने मूल्यों के औचित्य निर्धारण का कार्य करता है, जिसे परम या सर्वोच्च तत्व के रूप में परिभाषित किया जाता है। शुभ का प्रयोग साधन और साध्य दोनों के लिए किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। शुभ का प्रयोग है वो साधन व साध्य दोनों के लिए किया जाता है। अर्थात अपन को जो एग्जाम में लिखना है, क्या लिखना है कि शुभ क्या है? जो वांछनीय हो, सही हो, कर्तव्य के अनुरूप हो, नैतिक मूल्यों के अनुरूप हो, वही शुभ है। आगे जो अवधारणा आती है वो है सद्गुण की अवधारणा। सद्गुण शुभ कर्मों एवं नैतिक मूल्यों पर आधारित गुण है। सद्गुण क्या है? शुभ कर्म व नैतिक मूल्य पर आधारित गुण है। व्यक्ति के व्यवहार में अच्छे कर्मों के रूप में ये प्रकट होते हैं, जैसे साहस है, सहिष्णुता है, दया है। कर्तव्य के जो सद्गुण है उसके बारे में जो सुकरात है वो क्या कहता है? सुकरात ने ज्ञान को ही सद्गुण माना है और सद्गुण ही ज्ञान है। उसके बाद में इसका सुकरात का शिष्य है प्लेटो ने 4 सद्गुण दिए हैं: विवेक, साहस, संयम और न्याय। और प्लेटो ने न्याय को सर्वोपरि या सबसे जो सर्वोच्च सद्गुण है वो कहा है। न्याय में विवेक, साहस और संयम तीनों सद्गुणों का समावेश होता है। उसके बाद में आया अरस्तु ने मध्य मार्ग की जो अवधारणा है वो दी थी।
अरस्तु के अनुसार जो सद्गुण है वो बौद्धिक सद्गुण और नैतिक सद्गुण। सुकरात ने जो सद्गुण है उसके बारे में क्या बताया? सुकरात ने ज्ञान को नैतिकता का आधार बताया और कहा कि ज्ञान ही सद्गुण है। और जो सद्गुण का स्वरूप है उसके बारे में उसने कहा सद्गुण ज्ञान रूप है, सद्गुण शिक्षणीय यानी सद्गुणों को सीखा जा सकता है, सद्गुणों की एकता, सुखी सद्गुण सुखी जीवन का आधार है। उसके बाद आता प्लेटो ने सद्गुण के रूप में न्याय को व्याख्यापित किया है। न्याय सर्वोपरि सद्गुण है। न्याय में विवेक, साहस, संयम तीनों का समावेश है। न्याय में कर्तव्य, नैतिकता व सामाजिक एकता के तत्व हैं। उसके बाद आता अरस्तु ने हमने बात ऊपर की है कि जो मध्य मार्ग है वो सिद्धांत दिया था। अरस्तु का मध्य मार्ग अपनाकर मनुष्य संतुलित जीवन जी सकता है। प्रत्येक नैतिक सद्गुण जो दो अतियों के बीच की अवस्था है वही क्या है? अरस्तु का मध्य मार्ग है। जैसे उदारता, कृपणता व अपव्ययता के बीच का मध्य मार्ग क्या कहलाता है? उदारता। गोपनीयता व वाचालता के बीच का मध्य मार्ग ईमानदारी। अत्यधिक भोग और वैराग्य के बीच की स्थिति संयम। इसके बाद में आता है कर्तव्य की अवधारणा। कर्तव्य क्या है? मूल्यों के प्रति समर्पण भाव रखकर किया जाने वाला कर्म, वो क्या है? कर्तव्य है। कर्तव्य में नैतिक बाध्यता नहीं अपितु प्रेरणा होती है। कर्तव्य पालन का प्रभाव दूसरों पर होता है, यानी जो व्यक्ति कर्तव्य करता है उस पर नहीं होकर के जिसके लिए कर्तव्य करता है उस पर प्रभाव होता है। कांट के अनुसार मनुष्य को परिणाम निरपेक्ष, यानी कांट आते ही आपको ये लिख देनी परिणाम निरपेक्ष कर्तव्य, विशुद्ध रूप कर्तव्य चेतना से अभिप्रेरित होकर कर्म करना चाहिए। कर्तव्य भावना पर आधारित कर्म ही नैतिक दृष्टि से मूल्य रखते हैं। कांट के अनुसार व्यक्ति को काम करते समय ये भावना रखनी चाहिए कि मुझे करना है क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। आगे आती है नोलन समिति। दोस्तों ये प्रशासनिक सुधार को लेकर के ब्रिटिश यानी जो इंग्लैंड है वहाँ पे 1994 से 1997 में एक समिति गठन की गई जिसे नोलन समिति कहते हैं। इन्होंने प्रशासनिक अधिकारी के आचरण को लेकर जो सिद्धांत दिए हैं, 7 सिद्धांत दिए, वो कौन कौन से हैं? स्वार्थहीनता या निस्वार्थता, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठा, जवाबदेहिता, निष्पक्षता, ईमानदारी और नेतृत्व। इनको याद करने के लिए दोस्तों जो 3 वर्ड हैं वो तो ने पे हैं। किस पे हैं? ने। जैसे निस्वार्थता, निष्पक्षता और नेतृत्व। जो 2 वर्ड हैं वो एक सत्यनिष्ठा और वस्तुनिष्ठा। कितने हो गए? 5। फिर ईमानदारी और उत्तरदायित्व। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। अब शासन एवं प्रशासन में नैतिकता के सशक्तिकरण के उपाय, यानी किस प्रकार से हम शासन और प्रशासन को नैतिक मूल्यों के अनुरूप बना सकते हैं। प्रशासकों को चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, यानी जो भर्ती की जाती हैं उनकी पदोन्नति की जाती हैं, वो अगर उसमें नैतिक मापदंडों को शामिल किया जाता है तो ऐसे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो नैतिक दृष्टि से अच्छे होंगे। सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, परानुभूति आदि नैतिक मूल्यों को समावेशन हेतु प्रयास करना चाहिए। महत्वपूर्ण विभाग है, उनका कार्यभार ईमानदार लोक सेवकों को देना चाहिए। जैसे रक्षा हो गया, गृह विभाग हो गया और वित्त विभाग हो गया, वो ईमानदार लोक सेवक है उनको देना चाहिए। लोक सेवकों के आचरण नियमावली को प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए।
अब आते हैं साधन मूल्य और साध्य मूल्य। साधन मूल्य वे हैं जो साध्य मूल्य की प्राप्ति में हमारे सहायक होते हैं, उनको बोलते हैं साधन मूल्य। और साध्य मूल्य जो अपना लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उनको बोलते हैं साध्य मूल्य। साधन मूल्य में शारीरिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, मनोरंजन ये शामिल होते हैं। और साध्य मूल्य में सामाजिक मूल्य में साहचर्य, चरित्र और आध्यात्मिक, बौद्धिक, धार्मिक और सौंदर्य मूल्य। अब आते हैं सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा का अर्थ है सत्य के प्रति निष्ठा, यानी सत्य के लिए समर्पित हो जाना। यही क्या है? सत्यनिष्ठा है। जहाँ सत्य का तात्पर्य नैतिक मूल्यों, संवैधानिक मूल्यों एवं चारित्रिक मूल्यों से है। व्यक्तिगत आचरण में सत्य प्रशासक हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके लिए जो सत्यनिष्ठा है उसका क्या क्या अर्थ है? व्यक्तिगत आचरण में जनहित के प्रति, सार्वजनिक आचरण में और व्यावसायिक आचरण में प्रशासन के प्रति, कर्तव्य के प्रति, संविधान के प्रति, ये हैं जो प्रशासकों के लिए सत्यनिष्ठा है। अगली जो अवधारणा है वो है राजनीतिक अभिवृत्ति। ये क्या होती है? सार्वजनिक जीवन के क्षेत्र में, सार्वजनिक जीवन के क्षेत्र में लोगों की अभिवृत्ति को ही राजनीतिक अभिवृत्ति कहते हैं। विचारधारा, नीतियाँ, कार्यक्रम, संगठन, कानून, आंदोलन, संस्था, प्रणाली आदि के प्रति लोगों की सोच, पसंद नापसंद की प्रतिक्रियाओं को राजनीतिक अभिवृत्ति कहते हैं। राजनीतिक अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? आर्थिक दबाव, आयु, मनोवैज्ञानिक स्तर, परिवार, धर्म, जाति, समुदाय, लिंग, जनसंचार, शिक्षा आदि इसके जो राजनीतिक अभिवृत्ति है व्यक्ति की, उसको प्रभावित करते हैं। अब अगला जो है सहानुभूति और परानुभूति में अंतर। परानुभूति क्या है? अन्य व्यक्ति या अपने मन के बाहर के भावों को समझना, अनुभव करना परानुभूति है। परानुभूति क्या है? दूसरे व्यक्तियों के मन के भावों को समझना और अनुभव करना ही परानुभूति है। जबकि सहानुभूति क्या होती है? अन्य व्यक्ति के दुख को देखकर उसके लिए दुखी होना, उस पर दया दिखाना, यही क्या है? सहानुभूति है। यानी दूसरों के दुख को जो अनुभव करना और समझना, ये तो परानुभूति है। और दूसरों के दुख को देखकर स्वयं दुखी होना, उन पर दया दिखाना, ये क्या है? सहानुभूति है। अब आता है सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार। यानी दर्शन शास्त्र के अनुसार सत्यनिष्ठा का कहाँ पर वर्णन किया हुआ है, कहाँ पर सत्यनिष्ठा को महत्व के बारे में बताया गया है। सबसे पहले लेते हैं गीता के निष्काम कर्म की अवधारणा। ये हमें सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देती है, बिना दबाव के कार्य करने के लिए प्रेरणा देती है। फिर गांधी दर्शन में सत्य को ईश्वर का रूप मानते हुए कर्तव्य पर बल देते हैं। फिर कांट के कर्तव्य की अवधारणा, फिर कांट की निरपेक्ष आदेश की अवधारणा, फिर मेटा एथिक्स, जॉन ब्रेडले, नोलन समिति आदि में भी सत्यनिष्ठा के बारे में बात की हुई है। चलिए दोस्तों, आज इतना ही। जल्दी ही लेकर आएंगे आपके लिए दूसरी क्लास। तब तक के लिए इसको रिवाइज कीजिए। अपने जो भी सोर्सेज हैं आपके पास में, उससे अपने जो सिलेबस है उसको रिवीजन कीजिए, अच्छे से पढ़िए। वैकेंसी जल्दी ही आने वाली है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ओके।